देंगे हमारे अगले पॉइंट पे, वाई फिश फार्मिंग बिजनेस, मछली पालन का बिजनेस क्यों करना है। क्योंकि देखिए आपने सब चीजें देख ली कि हमारा भारत कितना महान है फिश फार्मिंग में, हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, लेकिन मैं क्यों करूं भाई, मैं और भी बिजनेस कर सकता हूं, हर चीज में इंडिया आगे है, लेकिन मैं उस बिजनेस को क्यों करूं, वो इस पॉइंट में हम कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है फिश फार्मिंग का कि हम उसे क्यों करें, वो है कि ये बिजनेस जो है फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, मतलब कि आने वाले कई 100,000 साल तक, जब तक मेरे हिसाब से तो मानव इस धरती पे है, इस बिजनेस को कोई बॉस हाथ नहीं लगा सकता। क्योंकि डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है आपकी। अब पॉपुलेशन बढ़ने से क्या चीज की डिमांड बढ़ेगी, प्रोटीन की, है ना, क्योंकि प्रोटीन तो चाहिए ग्रोथ के लिए। अब प्रोटीन आपको बहुत सारे सोर्स से मिल जाता है, आपको दूध से मिल जाएगा, चिकन से मिल जाएगा, हर चीज से प्रोटीन मिल सकता है, लेकिन प्रोटीन में भी क्वालिटी होती है, गुड सोर्स और बैड सोर्स ऑफ प्रोटीन। मतलब कि एक प्रोटीन ऐसा होता है जो आपके शरीर के लिए खराब है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके शरीर के लिए अच्छे होते हैं। तो खराब अगर जो हम देखें, जैसे आप मैदा खाते होंगे, समोसे सबको पसंद होंगे, तो मैदा जो है वो प्रोटीन का खराब सोर्स है, उसमें प्रोटीन है लेकिन वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो जो प्रोटीन होता है वो, उसका मैं बेसिक अगर जो आपको बताऊं, तो प्रोटीन बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो अमीनो एसिड्स अगर जो सही हैं हमारी बॉडी के लिए, तो वो प्रोटीन भी सही होगा। और ऐसे अमीनो एसिड्स हैं, ऐसे अमीनो एसिड से वो प्रोटीन मिलकर बना है जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, तो वो अमीनो एसिड सही नहीं है, वो प्रोटीन भी सही नहीं है। तो हमारी जो इंसान की बॉडी होती है उसमें 20 तरह के अमीनो एसिड जरूरी होते हैं, जिसमें 10 तो हमारी बॉडी बना लेती है लेकिन 10 नहीं बना पाती है। वो जो 10 अमीनो एसिड है वो किस में प्रेजेंट रहते हैं, आप गेस कीजिए, फिश में, ऑब्वियसली। तो 10 के 10 जरूरी अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी को फिट रखते हैं वो मछली में प्रेजेंट है। पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, आप मुझे बताइए, इतना सस्ता सोर्स, आप मार्केट जाएंगे आपको 150 रुपए किलो, 140 रुपए किलो, मैक्सिमम 200 रुपए किलो, 180 रुपए किलो, इतने में 1 किलो मछली आ जाएगी। एक 100 ग्राम की मछली में अगर जो आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 30% प्रोटीन रहता है मछली में, तो 1 किलो में आपको 300 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, वो भी ऐसे 10 अमीनो एसिड से जो कि हमारी बॉडी को बहुत जरूरी है। दिमाग को तेज करने के लिए ये अमीनो एसिड बहुत काम आते हैं। इसलिए आप पे एक चीज, ये थोड़ा फैक्चुअल है, ऐसा कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन आप देखेंगे जो मैंने आपको अभी कोस्टल लाइन दिखाई थी, जो भी तटीय क्षेत्रों पे राज्य हैं, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया आपका, साउथ के सारे राज्य हो गए, गुजराती बिजनेस में कितना अच्छे थे, इन लोगों का माइंड देखिए आप कितना शार्प रहता है। बंगाली कितने शार्प रहते हैं बिजनेस में, गुजराती कितने शार्प रहते हैं। आप साउथ में आएंगे तो उनका जो एजुकेशन सिस्टम रहता है, जो साउथ में लिटरेसी रेट कितना ज्यादा है, कितने पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो मेरा एक मानना है कि ये सब लोग फिश खाते हैं, और ये जो अमीनो एसिड मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से मैक्सिमम जो है ब्रेन जो हेल्थ होती है उसके लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो ये बिजनेस मेरे हिसाब से तो कभी बंद नहीं होने वाला, इसलिए मैंने इस बिजनेस को ऑप्ट किया है। तो आपको ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है हमारा कि हम फिश फार्मिंग बिजनेस में क्यों आए, वो है कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर देखनी है, आप उसकी जीडीपी देख लो, तो फिश फार्मिंग में अगर फिशरी सेक्टर है, वो इंडिया की टोटल जो जीडीपी है उसका 1.07% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। मतलब आप देख सकते हैं हजारों बिजनेस है इंडिया में, लेकिन पूरी जीडीपी का 1.07% अकेला फिशरीज कंट्रीब्यूट करता है। तो ये कितना बड़ा सेक्टर है, इसीलिए गवर्नमेंट इसको इतना प्रमोट कर रही है, क्योंकि इससे जीडीपी इंडिया की जो है आफ्टर ऑल बढ़ रही है। साथ ही साथ अगर जो आप केवल एग्रीकल्चर सेक्टर की जीडीपी देखेंगे तो उसमें भी 7% जीडीपी जो है वो अकेला फिशरीज कंट्रीब्यूट करता है। ये दूसरा पॉइंट है आपका कि हमें इस बिजनेस में क्यों आना है। तीसरा जो मैं आपको पॉइंट बताता हूं वो है निर्यात को लेके, मतलब कि एक्सपोर्ट को लेके। एक्सपोर्ट मतलब जब भी हम कोई सामान हमारे देश से दूसरे देश में भेजते हैं तो, और वहां की जो मुद्रा है उसमें हम कमाते हैं, उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। इससे क्या फायदा होता है, हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे आपने कुछ भी चीज यहाँ पे बनाई और आपने यूएसए को बेची, मतलब कि अमेरिका को बेची, तो अमेरिका को बेचने से क्या होगा कि आपका जो पैसा आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, डॉलर के फॉर्म में अंदर आ रहा है देश में। इससे क्या होता है, हमारी जो करेंसी है रुपया, उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। तो एक्सपोर्ट में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है फिशरीज का वो है 5%। अब यहां पे भी आप देखिए हजारों बिजनेस है ना, कितने स्टील बनता है, लोहा, क्या क्या चीजें नहीं बनती है इंडिया में, कितनी बड़ी खदानें हैं, फिर भी पूरे एक्सपोर्ट का, पूरे निर्यात का 5% हिस्सा जो है वो फिशरीज कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है
जो हम केवल एग्रीकल्चर की बात करें, उसका जो एक्सपोर्ट है उसका 20% एक बहुत ही मोटा हिस्सा जो है फिशरीज ही कंट्रीब्यूट करता है। तो आपको पता ही अब चल गया और कितना बड़ा सेक्टर है, कितना डाइवर्सिफाइड है। अभी इस सेक्टर में इतनी स्कोप इसलिए है, गवर्नमेंट इसको इतना प्रमोट इसलिए कर रही है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस ना होने से ये जो सेक्टर है ये अनऑर्गेनाइज्ड है, इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। अगर जो आप अभी से ही अपनी नींवें इस सेक्टर में जमा लेंगे तो आप बहुत लंबा खेल सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा फिश फार्मिंग के जो बेनिफिट्स हैं, क्यों हम इस बिजनेस में हैं, वो आपको जरूर देखना है। अगला जो पॉइंट है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। मतलब हमेशा से आपने बड़े बड़े लोगों को एक ही चीज कहते सुना होगा कि जॉब ढूंढने वाले मत बनो, जॉब क्रिएट करने वाले बनो। तो इस सेक्टर में आके आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं। किन किन को आप जॉब दे सकते हैं इसमें? आपका जो फार्म लेबर रहेगा, जो आपके फार्म पे काम करेगा, मेहनत करेगा, आप उसे जॉब दे सकते हैं। अगर आप थोड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, आपको टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए, जैसे हम लोग आपको टेक्निकलिटीज शेयर कर रहे हैं, ऐसे आपको बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री किए हुए लोग चाहिए, तो आप फार्म टेक्नीशियन रखेंगे, उसको भी आप रोजगार देंगे। उसके बाद जो मछली का उत्पादन करेंगे, तो मछली के उत्पादन के बाद आप किसको मछली बेचेंगे? किसी फुटकर विक्रेता को, रिटेलर को बेचेंगे, तो उसको भी आप रोजगार दे रहे हैं एक तरह से। तो ये अपने आप में एक बहुत ही, आप बोल लीजिए पुण्य का काम बोल लीजिए, या तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको नए नए लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं। तो इससे आपका ये जो पॉइंट है कि क्यों फिश फार्मिंग हम करें, वो सिद्ध होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है जो मैं अभी बता रहा हूं, पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, ये मैंने मेन पॉइंट सिलेक्ट किए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ये बिजनेस कितना आपको हेल्प कर सकता है, आपकी जो अमीरी या बोलते हैं ना कि अमीर होने में कितना हेल्प कर सकता है ये बिजनेस, वो मैं आपको बता रहा हूं मेन पॉइंट्स। अभी आपने एक चीज सबने नोटिस करी होगी पिछले 2 सालों में कि कोविड ने कितने बिजनेस तबाह कर दिए, कितने दुकानें बंद कर दी, कितने बिजनेस ऐसे हैं जो रोड पे आ गए। लेकिन आपको एक बात जान के ताज्जुब हुआ कि फिश फार्मिंग को बहुत ही कम इफेक्ट किया है कोविड में। तो कोविड का इस पे कोई इफेक्ट अभी तक नहीं हमने देखा है। हमने पर्सनली हम फिश फार्मिंग करते हैं, हमने अभी तक कोई ऐसा इफेक्ट नहीं देखा कोविड का कि फिश फार्मिंग में ज्यादा असर पड़ा हो। आपने देखो, अब मैं पोल्ट्री का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पोल्ट्री जो है और फिश जो है दोनों मीट इंडस्ट्री में आते हैं, दोनों नॉनवेज इंडस्ट्री के एक है, और पोल्ट्री सबसे जो पॉपुलर है वो है। आपको पता ही है पोल्ट्री पे सबसे ज्यादा कोविड का असर आया है। पूरी जो मैं कई फार्मर्स को ऐसे जानता हूं जो कि पोल्ट्री करते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने रेट्स कम करने पड़े क्योंकि कोविड आते ही ये खबर फैल गई थी कि मुर्गी खाने से आपको कोविड हो रहा है। बाद में चीज समझ में आ गई, लेकिन शुरू में तो ऐसा हुआ था, लोगों ने मुर्गी खाना छोड़ दिया, मुर्गा खाना छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि और रेट्स कम हुए, रेट्स कम होने की वजह से जो फार्मर है उसको और नुकसान हुआ। फिर ऐसा टाइम आ गया कि जो प्रॉफिट्स हैं वो तो छोड़ दो आप, जो उनकी लागत वो भी नहीं निकल रही थी। फ्री में मैंने देखा है, फ्री में मुर्गे बेचते हुए लोगों को, और कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि उन्होंने अपने मुर्गों को फसल तैयार होने के बाद गाड़े हैं जमीन में। तो कितना डाउनफॉल पोल्ट्री सेक्टर का हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता था इस माध्यम से। और फिशरीज सेक्टर हमने खुद, हमारा उस टाइम पे फिश प्रोडक्शन चालू था, हमने क्या किया कि अपने फिश को होल्ड करके रख लिया। आप पोल्ट्री में ये नहीं कर सकते कि मछली को होल्ड करके रखें। क्या होता है, पोल्ट्री का एक जो सीजन रहता है वो होता है 45 डेज के आसपास का। तो अगर जो 45 दिन हो गए हैं उसके बाद आप उसको जितना ज्यादा रखेंगे, खाना खिलाएंगे, वो बढ़ेगी नहीं, बस खाना खाती रहेगी। तो खाना खाएगी तो और खर्चा बढ़ रहा है, तो आपको वो लॉट निकालना ही पड़ेगा, इसलिए उन लोगों को गाड़ना पड़ा। लेकिन फिश फार्मिंग में क्या हम लोगों ने क्या किया, हमारे जो लॉट है, तालाब में लॉट पड़ा हुआ, उसको हमने होल्ड पे रख लिया। होल्ड पे रखने से आपको केवल थोड़ा दाना खिलाना पड़ा, मछली बड़े आराम से थी, और जो दाना हम खिला रहे थे उसमें मछली बढ़ भी रही थी। और जैसे ही हमें अच्छे रेट्स मिले हमने उसको सेल आउट कर दिया। इससे हमारे बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ा है। तो पूरी तरह से कोविड में जो पोल्ट्री है आपका वो पिटा है। फिश फार्मिंग हमेशा आपको प्रॉफिट ही दिखाएगा ऐसे भी कंडीशंस में, पैंडेमिक कंडीशंस में। तो ये 5 पॉइंट्स जो है मैंने आपको बताए हैं, ये आप जरूर नोट कर लीजिए